नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल एजुकेशन लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। जी हां, यहां पर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम हर रोज की तरह एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आ गए हैं। और आई एम श्योर दैट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हां, तो आज की सीरीज नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 50 एमसीक्यूज लेकर हाजिर हो गए हैं और सीरीज नंबर रहेगी यहां पर 352। जी हां, 352 नंबर सीरीज और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं हर बार आपके अपने पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर ढेर सारी सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर, जी हां, अपना पेन और पेपर अपने पास में जरूर रख लीजिएगा। अगर आपके पास में पेन नहीं है तो भाई आपके ऊपर सरकार जी हां शिकंजा कसती जा रही है। जी हां, पेन कार्ड और पेन अपना पास में जरूर रखिए क्योंकि ये आपके लिए जी हां आपकी बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जहाँ सीरीज जो शुरू हो रही है वो 101 नंबर से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। कितना रहेगा आयरन, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। चलिए, हम पढ़ते आए हैं कि जो आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीसीज और हीमोग्लोबिन पर रहती है। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशंस के बारे में हमने पढ़ा है कि आयरन आयरन इसके अंदर ज़रूरी है। और आयरन के साथ में आपके लिए जी हाँ हीमोग्लोबिन है वो एक तरह से प्रोटीन का काम करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की मात्रा आपको कितनी मिलेगी। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर 3.3 mg, ठीक है, मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितनी रहती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम का अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो आपकी हड्डियां हैं, आपके दांत है, ठीक है, और आपकी एनर्जी के प्रोडक्शंस में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैल्शियम है हड्डियों के अंदर और दांतों के अंदर, उसके साथ में फास्फोरस भी है वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। तो फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितनी रहेगी आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सिर्फ 2 मिलीग्राम, ठीक है, 2 mg रिक्वायर्ड्स फॉर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दुधारी तलवार है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर जिंक। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। दुधारी तलवार इसको कहा जाता है, तो कौन से इसमें से 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहां पर आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मिलिंग ऑफ राइस से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व नष्ट होता है। मिलिंग ऑफ राइस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपका चावल मील से आपका जब उसको कह सकते हैं कि जब छिलके से अलग किया जाता है तो चावल के अंदर, जैसे कि आपने सुना होगा कि गोल्डन राइस है, ठीक है, चावल को पॉलिश करना, ठीक है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो इसमें से कौन सा आपका महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका नष्ट हो जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपने यहाँ पर क्वेश्चंस पहचान लिया होगा। और देखिए, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो बेरी बेरी डिजीज़ है उसकी जब खोज की गई थी, उसका पता जब लगा था तो ये पता लगा था कि जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं उसकी वजह से जो यहाँ पर बेरी बेरी रोग हो रहा है वो विटामिन कम होने की वजह से हो रहा है। तो विटामिन जो कम हो रहा है वो है विटामिन B1। जी हाँ, B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, और यहाँ पर इसको हम कहते हैं केमिकल नेम में थायमिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मीलिंग ऑफ राइस है इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा रहेगा। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और ये कह सकते हैं कि आप जैसे मक्के की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी होती है, ज्वार की रोटी है, ठीक है, रागी है, तो इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत माना गया, इन चारों में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा रागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एस्पेरगिलिस फ्लेव्स नामक फंगस जो एफ्लेक्टोक्सिन बनाता है पाया जाता है।
जी हाँ, एक फंगस है जिसका नाम है यहाँ पर एस्परेगिलिस, और ये एफ्लेटोक्सिन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर। और ये किस में पाया जाता है आपसे पूछा गया है। काजू में होता है, खेसारी दाल में होता है, मूंगफली में पाया जाता है, या फिर आपका उपरोक्त सभी में। चार ऑप्शन स्क्रीन पर पूछे गए। तो चलिए, यहाँ पर जो आपका एस्परेगिलिस आपका एक फंगस बनता है, ये आपका होता है मूंगफली से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का मुख्य प्रोटीन है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, दूध जो हम पीते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से क्या रहेगा। कैसीन होगा, लैक्टिक एल्यूमिन होगा, या फिर आपका लैक्ट ग्लोबुलिन होगा, या फिर सभी की समान मात्रा में होती है मौजूदगी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, यहाँ पर इसमें होता है कैसीन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अच्छा स्रोत नहीं है। सॉरी, दूध का अच्छा स्रोत नहीं भाई, दूध अच्छा स्रोत नहीं है। इट मीन्स आप से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी और इसके साथ में जो आयरन की मात्रा होती है वो दूध में नहीं होती है भाई। ठीक है, बाकी जितने भी विटामिन है, जितने भी मिनरल्स है, आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फैट की मात्रा भी मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, सभी कैलोरीज आपको मिल जाएगी। लेकिन जो विटामिन सी है इसकी मौजूदगी नहीं रहेगी, क्योंकि विटामिन सी की जो नेचर है वो थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि जब आप उसको चखेंगे तो वो खट्टा होगा, और अगर रही दूध के अंदर होगा तो दूध फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक एनपीयू नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, आई थिंक ये आपके लिए नया एक वर्ड होगा। अगर है तो मेरे लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा यूज़ है किस चीज़ का रहेगा। ठीक है, प्रोटीन को लेने के लिए। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशंस के लिए अंडे का सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप बात करते हैं कि भाई लोग शाकाहारी भी है, ठीक है, मांसाहार भी लेते हैं, लेकिन दूध की भी मात्रा लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो जो अंडे से है वो प्रोटीन की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा होती है। जहाँ 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद और आपको बताना है राइट ऑप्शन। और देखिए, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी आपको एनर्जी मिलती है, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, मैं उन सभी के बारे में कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ जहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। ठीक है, और अगर वहीं हम फैट की अगर बात कर रहे होते तो फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 6 माह से कम शिशु के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ जो 6 महीने से कम आयु का बच्चा है तो उसको कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वेट के हिसाब से आपको बताना है कि उसको कितने किलो कैलोरीज है वो पर केजी के हिसाब से लेनी होती है। मान लीजिए कि बच्चे का अगर 7 किलो वेट है, 8 किलो वेट है, 10 किलो वेट है, तो उसको कितनी किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, वेट के हिसाब से आपको उसको कैलोरीज देनी है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 118, जी हाँ, 118 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम के हिसाब से बच्चे को चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय रहेगा। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो शरीर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
दूध पिलाने वाली माताओं में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता है प्रथम 6 माह में। जी हाँ, आफ्टर डिलीवरी अगर हम बात करें तो वहाँ जो बच्चा है वो 6 महीने का होता है, तो 6 महीने तक माँ को ज़रूरी होता है कि वो बच्चे को अपना स्तनपान ज़रूर खिलाए। जी हाँ, मीन्स अपना दूध ज़रूर पिलाए, फीडिंग करे। और उस फीडिंग में करना क्या है कि जब आप दूध पिला रहे हैं तो आपकी बॉडी से कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। तो उस कैलोरीज में आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रूरी रहेगी। तो जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ठीक है, तो उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता रहती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो राइट ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा 25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 0 से 3 माह की आयु के शिशु में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जो 3 महीने तक का बच्चा है उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता रहती है किलोग्राम, जी हाँ, पर किलोग्राम के हिसाब से आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। अब देखिए, ये जरूरी क्वेश्चंस भाई इसलिए है क्योंकि जो हम चिल्ड्रंस एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान दें। और बच्चों की ग्रोथ तभी हो पाएगी कि जब उनके खाने के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आप देंगे। तो प्रोटीन एक ऐसा कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्स रहेगा, अगर वो नहीं है तो बच्चों को मरासमस है, क्वैशियोकार है, वो हो जाएगा। और बच्चे कह सकते हैं कि जो उनकी मसल्स है वो अंडर डेवलप रहेगी, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी से जो मसल्स की, या फिर हम कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक शारीरिक विकास है वो बाधित होगा। तो बच्चों को जी हाँ, अर्ली एज के अंदर ही प्रोटीन की आपको अच्छी अमाउंट देनी चाहिए। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 2.3 ग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम के हिसाब से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रति 100 ग्राम मानव दूध में ऊर्जा होती है। जहाँ जो हमारी माताएं बच्चों को फीडिंग करती हैं, बच्चों को अपना दूध पिलाती है, तो उसमें प्रति 100 ग्राम मानव दूध में ऊर्जा की मात्रा पूछी गई है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो कितनी होगी आपको बताना है 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और अगर क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन में ये यूनिक क्वेश्चंस है, तो भाई आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की अमेजिंग सीरीज देखने के लिए। और चैनल पर भाई 800 वीडियोस कंप्लीट होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जी हाँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम मार्च से पहले, जी हाँ, मार्च से पहले पहले हम आपको 800 वीडियोज़ प्रोवाइड करवा चुके होंगे विद इन 2 ईयर्स। जी हाँ, 2 सालों के अंदर अगर आप हिसाब लगाएंगे तो हमारा जो चैनल है 22 अप्रैल को 2 साल कंप्लीट करने वाला है। तो उससे पहले पहले हम ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे तो 400 वीडियोस आपको एक साल में, और अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको एक वीडियो पर डे मिल रही है। और मैंने कोशिश किया कि जिस दिन मुझे मौका मिल जाए मैं आपको 3 से 4 वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चलिए इसी बीच यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 85 कैलोरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्री स्कूल चिल्ड्रंस में आयु के बच्चे सम्मिलित होते हैं। यहाँ जो प्री स्कूल से बच्चे होते हैं उसमें कौन सी एज तक के बच्चे काउंट किए जाते हैं आपको बताना है। प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं एज के अकॉर्डिंग, तो वो होते हैं आपकी प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था भाई मैं इस पर गलत क्लिक कर गया। इसमें आपका बी हो जाएगा, 65 कैलोरीज होगा, ठीक है। 85 नहीं होगा, इसमें 65 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन के होल्डर प्रक्रम में दूध को गर्म करते हैं। जहाँ जो पास्चुराइजेशन किया जाता है दूध का, आप सभी को पता है, तो दूध को कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है और कितने मिनट तक?
आपने देखा होगा दूध है, जब भी हम डेयरी के अंदर या फिर कह सकते हैं कि ना अमूल है, वीटा है, जो भी आपके आसपास में आपको मिल रहा है, जिस भी डेयरी का दूध आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो दूध आता है वो पाश्चरीकृत किया हुआ होता है। पाश्चराइजेशन का मतलब होता है कि उसमें जो जो क्रीम है उसको अलग कर लिया जाता है, उसमें कितनी अमाउंट के अंदर, जी हाँ, कितनी अमाउंट में उसके अंदर फैट है वो छोड़ना है, कितना प्रोटीन की मात्रा है वो छोड़नी रहती है, ठीक है, आपको कितनी रिक्वायर है उसी के हिसाब से जो दूध है उसको पाश्चराइजेशन किया जाता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने मिनट तक उसको गर्म किया जाता है ताकि उसका पाश्चराइजेशन किया जा सके। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट ऑप्शन आई होप कि आपने अपना चूज कर लिया। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाएगा और 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। पाश्चराइजेशन में HTST तरीके से गर्म करते हैं। चलिए, पाश्चराइजेशन की भी एक कह सकते हैं कि एक टेक्निक है HTST, ठीक है, और इसमें जब गर्म करते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पर करेंगे और कितना यहाँ पर आप टेम्परेचर रखेंगे और कितने मिनट तक। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर और 15 मिनट तक गर्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। भोजन जनित रोग इनमें से कौन सा रहेगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। अमीबियासिस, वायरल हेपेटाइटिस, राउंड वर्म और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ये तीनों ही आपके भोजन से पैदा होने वाले डिजीजेज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फूड फोर्टिफिकेशंस का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, जो फूड का फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। वनस्पति घी में विटामिन ए व विटामिन बी मिलाना, पानी में फ्लोराइड मिलाना, आयोडाइज्ड नमक और अचार में सिरका मिलाना। फोर्टिफिकेशन अगर हम यहाँ पर बात करें तो फोर्टिफिकेशन में नहीं आता है, ये है आपका अचार में सिरका मिलाना। बाकी आयोडाइज्ड नमक करना, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है, और वनस्पति घी के अंदर आपका विटामिन ए और विटामिन बी का मिलाना, ये फूड फोर्टिफिकेशंस के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी क्या खाने से हो सकती है? एपिडेमिक ड्रॉप्सी क्या खाने से हो सकती है? खसेरी दाल, सरसों का तेल, आर्जिमोन तेल और क्रोटेलेरिया बीज। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, एपिडेमिक यहाँ पर ड्रॉप्सी हो सकती है आपको सरसों का तेल खाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जहाँ मिड डे मील प्रोग्राम कब से शुरू किया गया है, और मिड डे मील जो प्रोग्राम में मेनली जो शुरू किया गया वो इस पर्पज से शुरू किया गया है कि जो भारत के अंदर बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन मीन्स जो कुपोषणता की कमी है उसको दूर किया जा सके। इसीलिए उनको मिड डे का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चों की हाफ टाइम होता है, जैसे कि रिसेस टाइम है, ठीक है, या फिर अलग अलग जगह पे आप अलग अलग नाम से कॉल करते हैं, तो जो रिसेस टाइम होता है उसमें बच्चों को खाना दिया जाता है ताकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस अच्छे अमाउंट में पहुंचाए जा सके। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1962 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन से। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में गर्भवती महिलाओं व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को दिया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी अपने जो राइट आंसर है वो चूज करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 500 कैलोरीज व 25 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो 25 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है वो महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान करवाती हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते थे। और कैलोरीज की तो भाई उनको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी क्योंकि बच्चों को फीडिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन आयरन व फोलिक एसिड दिया जाता है।
कितनी मात्रा में दिया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 60 mg। जी हाँ, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और इसके साथ में 0.5 आपका फोलिक एसिड की मात्रा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, एजेंट वेक्टर होस्ट और वेक्टर कैंसर एनवायरमेंट और एजेंट एनवायरमेंट और ट्रीटमेंट। चलिए, राइट यहां पर हो जाएगा एजेंट, ठीक है, और उसके होस्ट कौन है और एनवायरमेंट में, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है मौजूद और इसके भी 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे हम। एपिडेमियोलॉजी में अध्ययन होता है, जहाँ जैसे हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, किन्जियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके साथ में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, आपका साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ठीक है एक एपिडेमियोलॉजी है, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो राइट है यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्त घटनाएं व स्थिति। जी हाँ, जितने भी हेल्थ रिलेटेड आपके सिचुएशंस होते हैं और क्या आपके जितने भी उसके अंदर आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी स्थिति बनती है, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर का भारत में करेंगे। चलिए, येलो फीवर इट्स रिलेटेड टू डिजीज ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि हेल्थ से रिलेटेड जो आपका येलो फीवर है इसका भारत में क्या किया जा रहा है? प्राइमरी प्रिवेंशन किया जा रहा है, ठीक है, आपका प्रोमोर्डियल आपका प्रिवेंशन है या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है या फिर आपका टेरिटरी प्रिवेंशन है। चलिए, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मलेरिया व कुष्ठ रोग पर नियंत्रण संभव है, कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मौजूद, जो भी आपको राइट लगे राइट पे क्लिक कीजिएगा। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन है या फिर टेरिटरी प्रिवेंशन। आई होप कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। तो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण क्या रहेगा? पानी में क्लोराइड मिलाना, नमक में आयोडीन व डालडा में विटामिन ए मिलाना, टीकाकरण कार्यक्रम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण हो जाएगा जो आपका टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, जो मीन्स आपको डिजीज से रिलेटेड या फिर ये कह सकते हैं कि डिजीज से बचने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को भी बहुत सारे इंजेक्शंस है वो दिए जाते हैं, ठीक है, उनको टैबलेट्स वगैरह है, ठीक है, वो दी जाती है। तो ये टीकाकरण जो प्रोग्राम होता है ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्राकृतिक रूप से कोई रोग जंतु व मानव में आदान प्रदान हो सके कहलाता है। जी हाँ, नेचुरल वे में जो आपका रोग जंतुओं व मानवों के अंदर, ठीक है, एक्सचेंज होता है उसको क्या कहा जाएगा? जूनोसिस कहा जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाएगा, एपिडेमिक कहा जाएगा या फिर उसको एंडेमिक कहा जाएगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो उसको कहा जाता है जूनोसिस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एड्स उदाहरण है। एपिडेमिक का है या फिर पैंडेमिक का है या फिर उपरोक्त दोनों का या फिर स्पोर्डिक का? चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। जी हाँ, पैंडेमिक का मतलब एक महामारी का रूप, ठीक है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन। तो यहाँ पर ये दोनों ही एपिडेमिक और आपका पैंडेमिक दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
जूनोसिस का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल में जूनोसिस भी एक नया नाम होगा आप सभी के लिए। तो जूनोसिस वो आपकी डिजीज़ रहेंगी जिसके अंदर जो जंतुओं और कह सकते हैं कि जो आपकी एनिमल्स है और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, वो एक्सचेंज होती है। जैसे कि आप कोरोना वायरस को भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो रेबीज़, प्लेग, उसके बाद में है बावाइयन, ट्यूबरक्लोमिन और एंथ्रेक्स और टाइफाइड। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि कोई एपिडेमिक संपूर्ण विश्व में एक देश से दूसरे देश में फैले, यह कहलाता है। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, तो ये कोई इजी क्वेश्चन से रहना चाहिए, क्योंकि आज की जो सिचुएशंस आप कह सकते हैं कि पूरे एक देश से फैली थी। जी हाँ, उसी से रिलेट यहाँ पर ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कोविड-19, जी हाँ, कोविड-19 उसको नाम दिया गया था शुरू में, और मेरे ख्याल में उसका फर्स्ट केस है अक्टूबर में आया था, उसको छिपाया गया। ठीक है, फिर नवंबर में भी कुछ पता चला था, लेकिन फिर भी वो इतना उजागर नहीं हुआ था। लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर वो एक कह सकते हैं कि ऐसा रोग बन गया कि धीरे धीरे चाइना में फैला, और उसके बाद में जो अदर कंट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ पर भी फैलता गया, और उसको नाम दे दिया गया क्या, पेंडेमिक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वायरुलेंस कहलाता है। वायलेंस क्या कहलाएगा, इसका आपको बताना है। रोग करने की क्षमता है, रोग की गंभीरता है, या फिर बैक्टीरिया का प्रकार है, या फिर वायरस का प्रकार है। वायरुलेंस आपको बताना है। वही राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा रोग की गंभीरता। ठीक है, कि रोग है वो कितना गंभीर है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्रिटिकल है या फिर वो इजी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइड से कौन सा रोग नहीं होता है? इन्फ्लुएंजा, टीबी, मीजल्स और उपरोक्त सभी। तो राइट यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्राकृतिक निवास जहां कोई जीव प्रजनन कर रहता है वह कहलाता है। प्राकृतिक निवास जहां कोई जीव है वो प्रजनन कर रहा होता है, उसको क्या कहा जाएगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, रेसिवियर, और यहां पर वेक्टर और कैरियर। चलिए, इसको कहा जाएगा आपका रेसिवियर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वर्टिकल ट्रांसमिशंस का अभिप्राय है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, और जैसा आप मुझे बार बार बोलते थे कि सर इजी क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड लेके आइए, तो मुझे ये बताइएगा कि ये मॉडरेट है, हार्ड है, या फिर इजी है। ठीक है, तीन इसमें कैटेगरी, इजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, तो कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। भाई राइट है यहाँ पर आपका, वर्टिकल ट्रांसमिशन से मतलब है कि जो प्लेसेंटा द्वारा आपका रोग का फैलाव होता है उसको कहा जाता है आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नोसोकोमियल इन्फेक्शन सबसे अधिक फैलता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन सबसे अधिक फैलता है हवा में, जल से, यांत्रिक विधि द्वारा, या फिर स्पर्श से। चलिए राइट हो जाएगा, ये है हवा के द्वारा। ठीक है, और मेडिकल लाइंस के ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंट्राजेनिक डिजीज से अभिप्राय क्या रहेगा? आइट्राजेनिक, ठीक है, इंट्राजेनिक नहीं है, ये आइट्राजेनिक है। ठीक है, आइट्राजेनिक डिजीज से अभिप्राय, हॉस्पिटल में होने वाला संक्रमण है, चिकित्सक, नर्स व दवाइयाँ द्वारा होने वाले रोग, या फिर रोग से अटेंडेंट को होने वाला रोग, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर, चिकित्सक, नर्स व दवाइयों द्वारा होने वाले रोग को कहते हैं यहाँ पर इंट्राजेनिक
डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एट्राजेनिक डिजीज का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण होगा एट्राजेनिक डिजीज का उदाहरण? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के कारण होने वाली हेपेटाइटिस, टीके द्वारा होने वाला रिएक्शन, किसी दवाई के दुष्प्रभाव से होने वाला रोग, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार जो ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है, हम किसी का ब्लड लेते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि कुछ एक कमियां हो जाती है जिसके अंदर जो ब्लड टेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं किए जाते, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो उससे हेपेटाइटिस फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कई बार जो इंजेक्शंस है वो दिया जाता है, ठीक है, नर्स है या फिर डॉक्टर है, ठीक है, तो वो कई बार वो नस में नहीं लगता है, ठीक है, वेन्स में नहीं होता है, तो आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से कई बार रिएक्शन हो जाता है, या फिर जो मेडिसिन है वो आपकी रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, और कई बार जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसके कई दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स वहाँ पर उसको नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे दिखाई देते हैं, तो ये आपके इनको कहा जाता है एट्राजेनिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, डीपीटी किस रोग के प्रतिरक्षा पैदा नहीं करता है? जो डीपीटी का आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर कहिएगा कि जो डीपीटी आपकी वैक्सीन्स दी जाती है वो किस रोग के लिए प्रतिरक्षा पैदा नहीं करती है? टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, या फिर वूपिंग कफ। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, और राइट की तरफ बढ़ेंगे भाई। राइट है यहाँ पर पोलियो। जी हाँ, पोलियो की एक अलग से आपकी वैक्सीन से आती है, ठीक है, बाकी टेटनस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, इसके लिए आपका प्रतिरक्षा या फिर ये कह सकते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम उसको मजबूत बनाने का काम करती है डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी डिजीज के प्रति वैक्सीन दिए जाते हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। यहाँ जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आपका होता है उसमें कितनी डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स दिए जाते हैं? 5, 6, 8, या फिर सभी प्रकार के टीके। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 6। जी हाँ, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर 6 डिजीज़ के लिए आपके वैक्सीन्स है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोल्ड चेन का अभिप्राय क्या रहेगा? चलिए, कोल्ड चेन का आपको बताना है भाई, गोल्ड चेन का नहीं, ठीक है, गोल्ड चेन का तो मैं ही बता दूंगा कि आप यहाँ चले गए हैं किसी भी ज्वेलर्स के पास में और वहाँ से आपने एक सोने की चेन बनवा ली, इसको हम गोल्ड चेन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोल्ड चेन की बात हो रही है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, तो चलिए भाई राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर वैक्सीन का परिवहन व संग्रह कम तापक्रम पर करना। जी हाँ, जो आपका वैक्सीन है उसको आप जब ट्रांसपोर्टेशंस में करते हैं या फिर उसको कहीं पर स्टोर करते हैं तो आपको टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीन्स है वो आपका ख़राब होने का डर रहता है अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज या फिर उसको प्रॉपर वे में स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ताप के प्रति सबसे संवेदनशील वैक्सीन कौन सी है? जी हाँ, टेम्परेचर के लिए बीसीजी, पोलियो, मीजल्स और डीडीटी। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भी आपने पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को या फिर कभी आपने देखा होगा उस पोलियो प्रोग्राम में आप शामिल होंगे, तो जो वैक्सीन होती है वो मोस्टली जो प्रोग्राम चलता है ना वो सर्दियों के अंदर ही आपका चलाया जाता है, और जो आपकी वैक्सीन है उसको भी कह सकते हैं कि जो आपके आइस बॉक्स होते हैं उसी के अंदर आपका प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा पोलियो। और आपने ज़रूर देखा होगा एक जब पोलियो की आपने ड्रॉप वगैरह पिलाई होगी, क्योंकि मैंने तो भाई इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है तो पिलाई हुई भी है, उसके ऊपर है ना जो वैक्सीन की आपकी एक बोतल होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसा कुछ डॉट सा दिखाई देगा, लेकिन वो जैसे ही टेम्परेचर के संपर्क में आएगी तो जो उसका रंग है ना, जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये सिखाया जाता था कि अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो इट मीन्स आप ये समझ जाइए कि ये वैक्सीन जो हम दे रहे हैं बच्चों को ये खराब हो गई है, इसको आपने नहीं पिलाना है, ठीक है, या फिर ये यूजेबल नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अधिकांश टीकों को कितने तापक्रम पर संग्रह किया जाता है?
जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चंस ये कह सकते हैं कि ये सीरीज आपके लिए ऐसी है कि अगर आप बच्चों को जो वैक्सीन्स वगैरह दी जाती है, या फिर जो आपके कह सकते हैं जो पीएचसी, ठीक है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनके अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। ठीक है, तो जो टीके वहाँ पर आपने देखे होंगे जो संग्रह किए जाते हैं, जो स्टोर किए जाते हैं, तो कितना टेम्परेचर है जरूरी रहता है। ठीक है, ताकि आपको भी जानकारी रहे भाई, क्योंकि आजकल जितना हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हमें अवेयर कर रही है तो उतना हमें ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो आपके इंजेक्शन है वो रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पीएचसी, पीएचसी का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन किस में संग्रह की जाती है। चलिए, कोल्ड बॉक्स में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, आइस पैक में, या फिर ठंडे कमरों में। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, एक अलग से जैसे हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं ठीक वैसे ही रेफ्रिजरेटर्स है वो आपके हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, जिनके अंदर जो वैक्सीन है उनको रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वैक्सीन से बचाव होने वाले रोगों में सबसे अधिक मृत्यु का कारण है। 4 ऑप्शंस रहेगी आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अगर कह सकते हैं कि वो वैक्सीन ना मिले तो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनता है, कौन से रोग में है, टेटनस में है, डिप्थीरिया में है, म्यूजल्स में है, या फिर आपकी परट्यूसिस में। चलिए भाई, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट है यहाँ पर आपका मीजल्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओपीवी की प्रथम डोज कब देते हैं। जी हाँ, जो बच्चों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसमें एक इंजेक्शंस दिया जाता है आपका ओपीवी की जो पहली डोज है कब दी जाती है। और मेरे हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी, जो आपके आसपास में जो आशा वर्कर हैं, ठीक है, जो हेल्थ वर्कर हैं, और साथ में आपके जो हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, पीएचसी के अंदर, हेल्थ सेंटर के अंदर, ठीक है, जो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, तो आप भी उनसे ऐसी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो चलिए, ओपीवी का जो पहली डोज है वो कब दी जाती है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, और राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट है ऑन बर्थ। जी हाँ, जब भी बच्चे का कह सकते हैं जो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चे को तभी के तभी जो ये आपकी डोज है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लाइव वैक्सीन नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइव वैक्सीन है वो साल्क वैक्सीन नहीं है। बाकी ओपीवी आपकी मेजल्स के लिए और बीसीजी ये आपकी लाइव वैक्सीन रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मेजल्स वैक्सीन दिया जाता है। जी हाँ, बच्चों को मीजल्स से बचाने के लिए मीजल्स जो वैक्सीन दी जाती है वो कितने मंथ पर दी जाती है आपको बताना है। ठीक है, 6 महीने पर, 9 महीने पर, या फिर 12 महीने पर, या फिर 1 से 5 साल के बीच में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं लगे तो भाई आप हमें डिसलाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ लाइक ज़रूर करके जाना यार। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के लाने में। तो यहाँ पर 9 महीने पर, ठीक है, मीजल्स वैक्सीन है वो दी जाती है। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, और नए क्वेश्चंस थे या नहीं थे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पवन कुमार विश्वजीत और फेसबुक पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत और मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।